तो कहानी की शुरुआत में हम एलन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक इंश्योरेंस ब्रोकर था और अपने कंप्यूटर पर वीडियो गेम खेलने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी मैरी उसे कॉल करके याद दिलाती है कि हमें घर देखने जाना है। इस पर एलन तुरंत ही अपनी कार में बैठकर उस घर को देखने के लिए निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैरी और एक रियल एस्टेट एजेंट फ्रैंक को देखते हैं। वो उसी घर के बाहर एलन का इंतजार कर रहे थे। एलन के वहाँ पहुँचते ही फ्रैंक उन दोनों को पूरा घर दिखाता है, जहाँ वो सबसे पहले उन्हें लिविंग रूम, फिर किचन और आखिरी में बेडरूम दिखाता है। इसी दौरान बेडरूम की बालकनी से देखने पर मैरी को एक पुरानी कार दिखाई देती है, जिसके बारे में पूछने पर फ्रैंक कहता है कि उन लोगों के शिफ्ट होने से पहले मैं इस कार को यहाँ से हटवा दूंगा। जिसके बाद वो लोग कुछ देर और इस घर को अच्छे से देखते हैं। ये घर काफी बड़ा था, जिसकी वजह से एलन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि उसे इतने बड़े घर की जरूरत है भी या नहीं, क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ 2 लोग यानी एलन और उसकी पत्नी मैरी को ही रहना था। अब एलन को इस तरह कंफ्यूज होता देख फ्रैंक को लगता है कि शायद वो लोग इस घर को नहीं खरीदेंगे। इसलिए फ्रैंक उनसे कहता है कि मैं आपको इस घर के एक सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। वो उनको बताने लगता है कि दरअसल इस घर में एक ऐसी खासियत है जो दुनिया के किसी भी घर में नहीं है। इतना कहता हुआ वो एलन और मैरी को घर के बेसमेंट में जाने के लिए बने एक गड्ढे के पास ले जाता है, जिसे देखकर मैरी कहती है कि क्या तुम हमें सीवर दिखाने लाए हो? जिसके जवाब में फ्रैंक कहता है कि ये कोई सीवर नहीं है, बल्कि इस घर के बेसमेंट में पहुँचने का रास्ता है और इसकी खासियत जानने के लिए आप दोनों को मेरे पीछे आना होगा। ऐसा कहकर फ्रैंक उस गड्ढे के अंदर चला जाता है, लेकिन मैरी वहाँ पर जाने से मना कर देती है। जबकि एलन फ्रैंक के पीछे चला गया था, लेकिन जब वो मैरी को अपने पीछे आता हुआ नहीं देखता है तो वो मैरी से वहाँ चलने की रिक्वेस्ट करता है और मैरी को उसकी बात माननी पड़ती है। उसी वक्त पता नहीं क्यों फ्रैंक मैरी से उस दरवाजे को बंद करने को कहता है, जिसके जरिए ये लोग अंदर दाखिल हुए थे। वो कहता है कि ऐसा करने पर ही ये जगह अपना असली कमाल दिखा पाएगी। जैसे ही ये लोग बेसमेंट में एंट्री करते हैं तो वहाँ वो देखते हैं पता नहीं कैसे वो बेसमेंट की जगह इस घर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच गए हैं। ये चीज देखकर मैरी और एलन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। यानी कि बेसमेंट का वो गड्ढा किसी वर्म होल की तरह काम कर रहा था, जिसने उन सभी को बहुत ही रहस्यमयी तरह से ऊपर वाले फ्लोर में पहुंचा दिया था। यहाँ एलन नोटिस करता है कि सुबह का समय है, जबकि वो लोग शाम के समय उस घर को देखने गए थे। वहीं मैरी भी इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थी कि आखिर बेसमेंट में जाने पर वो लोग ऊपर के फ्लोर में कैसे पहुँच गए। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि शायद वो लोग किसी दूसरे घर में आ गए हैं। जिस पर फ्रैंक उन दोनों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए बताता है कि हम लोग उसी घर में हैं और बेसमेंट में जाने का वो रास्ता एक तरह का टाइम ट्रेवल पोर्टल है, जिसने हम सभी को समय में 12 घंटे आगे ला दिया है। फ्रैंक दोनों को आगे बताते हुए कहता है कि हम लोग पिछले शाम 8:15 पर यहाँ अंदर आए थे और इस समय सुबह के 8:27 हो रहे हैं। मतलब कि हम सभी अगली सुबह ठीक 12 घंटे के बाद 8:15 पर बाहर निकले हैं और तब से अब तक 12 मिनट का समय बीत चुका है। यहाँ एलन फ्रैंक से सवाल करता है कि टाइम ट्रेवल तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि भला कोई भी इंसान नीचे बेसमेंट में जाने पर ऊपर के फ्लोर में कैसे पहुँच जाता है। इस पर फ्रैंक एलन की बात का सीधा जवाब न देकर बातें घुमाते हुए बताता है कि इस घर में सिर्फ यही एक खूबी नहीं है, बल्कि एक और जबरदस्त खूबी है। वो आगे कहता है कि इस घर को खरीदने के लिए कई लोग तैयार खड़े हैं, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द फैसला करो कि इस घर को लेना है या नहीं। ये सारी चीजें बताकर फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मैरी एलन से कहती है कि हम लोग घर पहुंचकर आपस में बात करके फैसला करेंगे कि हमें ये घर लेना चाहिए या नहीं। खैर, जैसे ही मैरी अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है, वैसे ही वो 2 बच्चों को रोड पार करते हुए देखकर कुछ सोच में पड़ जाती है। जिसके बाद ये सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है और हम ये जान पाते हैं कि एलन और मैरी ने वो घर खरीद लिया, जहाँ ये लोग तुरंत ही मूव कर गए। इस घर में पहुँचते ही एलन एक कैट को देखता है और उसे पेट की तरह अपने साथ रखने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी को हम घर के अंदर उसी टाइम पोर्टल के पास देखते हैं, जहाँ सारा सामान ठीक से लग जाने के बाद एलन और मैरी इस नए घर को लेने की खुशी में एंजॉय वगैरह करके सो जाते हैं। अगले दिन एलन अपने बॉस जेराल्ड और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी को अपने घर में इनवाइट करता है, जिस दौरान जेराल्ड की नजर उसी पुरानी कार पर पड़ती है, जिसे अब तक फ्रैंक ने वहाँ से हटवाया नहीं था। क्योंकि जेराल्ड को कार काफी पसंद थी, तो वो एलन से कहता है कि तुम इस कार को रिपेयर करवा कर इसे इस्तेमाल करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। लेकिन एलन को कार का कुछ खास शौक नहीं था, इसलिए वो जेराल्ड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी बीच जेराल्ड की गर्लफ्रेंड जेनी एलन से मैरी के बारे में पूछती है, क्योंकि जब से वो लोग आए हैं तब से मैरी उन्हें कहीं नजर नहीं आई। इसके जवाब में एलन कहता है कि मैरी घर के अंदर है और दूसरी साइड मैरी को हम उसी टाइम पोर्टल वाले बेसमेंट से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जो दरअसल पिछली रात ही उसके अंदर गई थी और अब जाकर वो बाहर निकली है। मैरी बाहर आके सभी से ये कहती है कि मैं नहा रही थी, जिसके बाद इन सभी को हम डिनर करते हुए देखते हैं, जिस
जिस दौरान जेनी के जबरदस्ती करने पर जेराल्ड अपना एक सीक्रेट सबके सामने शेयर करता है। वो बताता है कि मैंने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन करवाया है, जिसे मैं अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ जेराल्ड का ये राज सुनकर एलन का भी मन करता है कि वो भी इस घर के टाइम पोर्टल के बारे में सबको बताए, लेकिन इससे पहले कि वो जेराल्ड को बताना शुरू करता, मैरी उसकी बात काट देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इस राज के बारे में किसी और को भी पता लगे। दरअसल जब फ्रैंक मैरी और एलन से ये कह रहा था कि इस घर में टाइम पोर्टल के अलावा एक और भी खूबी है, तो उसने बताया था कि जो भी इस टाइम पोर्टल के जरिए बेसमेंट में जाएगा, हर बार उसकी उम्र 3 दिन और घट जाएगी, मतलब कि वो 3 दिन जवान हो जाएगा। यही वजह थी कि मैरी ने एलन को एक घर लेने के लिए फोर्स किया, ताकि वो इस पोर्टल के जरिए जवान हो सके। इसके कुछ देर के बाद जब जेराल्ड और जेनी अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तो मैरी एलन से कहती है कि आओ हम दोनों साथ में बेसमेंट में चलते हैं, जिसके जवाब में एलन बोलता है कि मुझे कल ऑफिस जाना है, इसलिए मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ एलन के इस तरह मना करने से मैरी गुस्सा होकर अकेले ही उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। जिसके बाद अगली सुबह जब एलन ऑफिस के लिए निकलने वाला था, तो वो उस पोर्टल से बाहर आने वाले रास्ते पर जाके मैरी से बताता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसे यहाँ लग रहा था कि मैरी को उसकी आवाज सुनाई देगी। इधर ऑफिस में जब एलन किसी क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी उसके बॉस जेराल्ड की असिस्टेंट आकर उससे कहती है कि जेराल्ड ने उसे अपने केबिन में तुरंत बुलाया है। इसलिए एलन तुरंत जेराल्ड के पास जाता है। जहाँ पहुँचते ही वो जेराल्ड से पूछता है कि आखिर तुमने असिस्टेंट से मुझे बुलाने के लिए क्यों कहा, जबकि तुम मुझे फोन करके भी बुला सकते थे। इस पर जेराल्ड एलन से बोलता है कि मैं उस असिस्टेंट को कुछ न कुछ काम देकर बिजी रखना चाहता हूँ। जेराल्ड एलन से पूछता है कि तुम मेरे इस सीक्रेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट के बारे में क्या सोचते हो, जिसके जवाब में एलन बोलता है कि मुझे ये लगता है कि ट्रांसप्लांट करवाना तुम्हारा निजी फैसला था, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि इसके बेसिस पे मैं कभी भी तुम्हें जज नहीं करूंगा। ये बात जानकर जेराल्ड काफी खुश होता है। इधर दूसरी तरफ 12 घंटे पूरे होते ही मैरी उस बेसमेंट से बाहर निकलती है और फिर नहाने के बाद वो अपनी जवानी की फोटो देखने लगती है। जिस दौरान उसे एक आइडिया आता है और वो पोर्टल से बाहर आने के रास्ते पर एक शीशा रख देती है, ताकि वो उसमें से जब भी बाहर निकले तो ये देख पाए कि वो कितना जवान हुई है। इसके बाद वो जल्दी से जवान बनने की चाहत में वापस से उसी पोर्टल के अंदर चली जाती है। उसी शाम जेराल्ड जेनी से अपनी और एलन की बातचीत के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एलन की पत्नी मेरे इस ट्रांसप्लांट से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुई थी, क्योंकि उसने ये बात जानने के बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। दूसरी ओर जब मैरी उस पोर्टल के बाहर आती है, तो वो देखती है कि एलन ऑफिस से घर वापस आकर सो भी चुका था। यहाँ उसे अपने पति के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो इस पूरे समय उसी पोर्टल में थी। मैरी एलन को किस करके जगाती है और उससे पूछती है कि क्या मुझ में कोई फर्क आया है, क्योंकि मैं 3 बार पोर्टल में गई, जिसका ये मतलब कि मेरी उम्र 9 दिन कम हो चुकी होगी। जिसके जवाब में एलन बातों को बिल्कुल भी ना घुमाते हुए कहता है कि तुम मुझे पहले जैसी ही लग रही हो। ये बात जानकर मैरी थोड़ा निराश हो जाती है। ये देखकर एलन उससे कहता है कि आज जब मैं ऑफिस से घर आया तो मैंने देखा कि कैट हमने जो पाली थी वो इस पोर्टल के पास बैठकर कुछ इस तरह से बोल रही थी, मानो कि जैसे वो हमें किसी अनहोनी से सावधान करने की कोशिश कर रही हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस पोर्टल को पूरी तरह से सील कर देना चाहिए। यहाँ मैरी एलन की बातें सुनकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अकेले रहने के कारण फालतू की कहानियां बनाने लग गए हो। और इतना कहने के बाद वो वापस से उसी पोर्टल में चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब वो बाहर निकलकर शीशे में अपना चेहरा देखती है, तो उसे कोई भी फर्क नजर नहीं आता। वहीं उधर ऑफिस में एलन जेराल्ड से किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए उसके केबिन में आता है, जिस पर जेराल्ड ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने साथ शूटिंग प्रैक्टिस करने पर चलने के लिए उसको बोलता है। जहाँ बंदूक में कुछ खराबी होने की वजह से शूट करते ही जेराल्ड को एक जोर का झटका लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। इसके बाद रेस्ट रूम में जेराल्ड के चिल्लाने की आवाज सुनकर एलन को उसकी थोड़ी चिंता होती है और जब दोनों कार में होते हैं तो जेराल्ड एलन से बताता है कि उस बंदूक के झटके की वजह से मेरे ट्रांसप्लांट में कुछ खराबी आ गई है। जो बात सुनकर एलन उसको ट्रांसप्लांट रिपेयर कराने की सलाह देता है, लेकिन पूरे यूरोप में ये ट्रांसप्लांट कहीं नहीं होता। इसके लिए उसे जापान जाना होगा, क्योंकि वहीं से जेराल्ड ने ये ट्रांसप्लांट करवाया था। यहाँ एलन की बात मानते हुए जेराल्ड जापान जाकर उसे ठीक कराने का फैसला करता है। वो एलन से कहता है कि यहाँ का उसका सारा काम वो संभाल ले। साथ ही वो एलन को अपने घर की चाबी देता है और कहता है कि तुम इस चाबी को ले जाकर जेनी को दे देना, ताकि अगर उसका मन करे तो इस बीच वो मेरे घर आकर रह सकती है। यहाँ अपने बॉस की बात मानते हुए एलन जेनी को वो चाबी देने के लिए जाता है, जिसे जब जेराल्ड के बारे में पता लगता है तो उसे शक होता है कि जेराल्ड किसी दूसरी लड़की के साथ कहीं बाहर गया होगा। और क्योंकि जेनी जेराल्ड की गर्लफ्रेंड है, तो वो भी उसी की तरह किसी और के साथ रोमांस कर सकती है। यहाँ जेनी का इशारा एलन की तरफ था, पर क्योंकि एलन एक शादीशुदा आदमी था, तो वो चुपचाप वहाँ से जेनी की बातों को नजरअंदाज करके चला जाता है।
है। दूसरी साइड मैरी इस पोर्टल में कुछ और बार जाने के बाद भी जब अपने चेहरे में कोई फर्क नहीं देखती तो उसे इस पोर्टल पर थोड़ा शक होता है और वो किचन से एक सड़ा हुआ सेब लेकर वापस से उसी पोर्टल में चली जाती है। यहाँ दरअसल उसका प्लान ये था कि जब वो 12 घंटों के बाद बाहर निकलेगी तब ये एकदम से फल ताज़ा हो चुका होगा। इसमें ये चीज साबित हो जाएगी कि ये पोर्टल अपना अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद एलन जब घर पहुँचता है तो वहाँ मैरी ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था जिसमें लिखा हुआ था कि मैं तुमसे अब कल मिलूंगी। यहाँ एलन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैरी किस कल की बात कर रही है, क्योंकि अब वो पहले से भी ज्यादा वक्त उसी बेसमेंट में बिता रही थी। एलन ये बात मैरी से वॉइस मैसेज के जरिए पूछता है। वहीं अगली शाम जब एलन सो रहा था तो मैरी उसे जगाकर वही सेब दिखाते हुए कहती है कि जब मैं सेब को अपने साथ ले गई थी तब ये सड़ा हुआ था, लेकिन अब ये पहले की तरह एकदम ताज़ा हो गया है, जिसका ये मतलब है कि इस टाइम पोर्टल के जरिए सच में उम्र कम की जा सकती है। इसके जरिए हम दोनों हमेशा जवान बने रहने के साथ साथ अमर भी हो सकते हैं। मैरी एलन से आगे कहती है कि तुम किसी से भी इस घर के राज के बारे में न बताना, जिस बात पर एलन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास करने के लिए इससे भी जरूरी काम है। यहाँ पर दोनों पति पत्नी में बहस होने लगती है, जिस दौरान जैसे ही एलन उस सेब की एक बाइट लेता है वैसे वो देखता है कि उसके अंदर चींटियां भरी हुई हैं। इस चीज को देखकर एलन को मैरी की फिक्र होने लगती है और इसलिए वो तुरंत मैरी को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुँचता है, जहाँ वो डॉक्टर से सवाल करता है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी इंसान के स्किन के अंदर ढेर सारी चींटियां भरी हों। डॉक्टर ये अजीब सा सवाल सुनकर एलन की तरफ अजीब से देखता है और दोनों को वापस घर जाना पड़ता है। दरअसल एलन को एक डर था कि कहीं सेब की तरह ही मैरी भी ऊपर से तो जवान हो जाए लेकिन अंदर से उसकी उम्र बढ़ती रहे, जिसकी वजह से उसके अंदर भी ऐसी चींटियां निकले। यहाँ एलन ये बात मैरी से भी शेयर करता है, जो जैसे ही घर पहुँचती है तो एक चाकू एलन को दिखाते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें अपनी सोच पर इतना यकीन है तो तुम मेरी स्किन को अभी इस चाकू से काट कर चेक कर लो। यहाँ एलन मैरी से पूछता है कि तुम फिर से जवान क्यों होना चाहती हो, जिसके जवाब में मैरी बोलती है कि मुझे जवान होकर अपना मॉडल बनने का सपना पूरा करना है, जो मैं पहले नहीं कर पाई थी। अब मैं इसे जरूर पूरा करूंगी। और इतना कहकर मैरी सीधा उसी पोर्टल में चली जाती है। इधर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराते हुए जेराल्ड एलन को कॉल करके उससे कहता है कि आज जेनी का बर्थडे है, इसलिए तुम एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाकर जेनी को मेरी तरफ से दे दो। यहाँ अपने बॉस की बात मानते हुए एलन जेनी के लिए एक पर्स ले लेता है। दूसरी ओर डॉक्टर जेराल्ड से बताता है कि तुम्हारा ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन उसके इतना कहते ही अचानक से उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसप्लांट में एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे डॉक्टर और जेराल्ड दोनों ही चौंक जाते हैं। वहीं इधर एलन की मुलाकात फ्रैंक से होती है, जिसके पास जाकर वो उसे उस पोर्टल के बारे में बताते हुए पूछता है कि क्या कोई इंसान बार बार उस पोर्टल में जाने की वजह से पागल भी हो सकता है। इसके जवाब में फ्रैंक एलन को बताता है कि अगर उस पोर्टल से तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो तुम उसे हमेशा के लिए सील कर दो। इसके बाद एलन सीधा जेनी को जेराल्ड की तरफ से गिफ्ट देने के लिए चला जाता है। वहाँ वो जेनी को किसी और के साथ देखकर वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ बीतते हुए समय के साथ मैरी का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपना ज्यादातर वक्त अब उसी पोर्टल के अंदर बिताने लग गई थी। जिस बीच उसकी ये हालत देखकर एलन उस पोर्टल को सील करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मैरी उसे ऐसा नहीं करने देती। इस दौरान जापान से जेराल्ड भी ट्रांसप्लांट करवा के वापस आ चुका था, जिसके साथ उसकी एक दूसरी गर्लफ्रेंड भी थी, जिससे वो जल्द ही शादी भी कर लेता है। लेकिन एक दिन जब जेराल्ड की पत्नी उसे उसी के असिस्टेंट के साथ रोमांस करते हुए पकड़ लेती है तो उनका तलाक हो जाता है। और जब एक दिन जेराल्ड कार से कहीं दूर जा रहा होता है तो अचानक से उसके ट्रांसप्लांट पार्ट में आग लगने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। वहीं और कुछ साल बाद लगातार पोर्टल में जाते रहने की वजह से मैरी की उम्र घटकर 20 साल की हो जाती है और वो मॉडलिंग करने लग जाती है। लेकिन एक दिन जब फोटोशूट के दौरान एक आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो वो मॉडलिंग करना छोड़ देती है। लेकिन अब भी लगातार उस पोर्टल में वो जा रही थी। इस वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और ना चाहते हुए भी एलन को उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। उसके जाते ही एलन उस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर देता है। वहीं हॉस्पिटल में मैरी एक ग्लास के कांच के जरिए अपनी नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, जिस दौरान उसे पता चलता है कि सच में उस सेब की ही तरह वो भी अंदर से सड़ती जा रही थी, जिसमें से चींटियां भी बाहर निकल रही थी। मगर अब तक मैरी के लिए काफी देर हो चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।